My dear students, our today's topic is comprehension. कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है गद्यांश. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग. कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स समझना. अंडर द हेडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर गिवन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज एंड ऑल्सो योर रीडिंग स्किल. कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश के अंतर्गत आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है, आपकी भाषा की और आपकी पढ़ने की क्षमता की. अ कॉम्प्रिहेंशन मस्ट बी रीड प्रॉपरली विद अंडरस्टैंडिंग एंड देन द आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड. कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, समझ के, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ध्यान से देने चाहिए. इट इज़ ईजी टू फाइंड आंसर्स इफ़ यू फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज थॉरोली. आंसर देना, उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है यदि आप पैसेज को बहुत थॉरोली रीड करने के बाद बहुत थॉरोली पढ़ो. एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस केयरफुली, और फिर प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से दें. वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. क्वेश्चन के आंसर देते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस इन ऑर्डर टू नो द मीनिंग ऑफ द पैसेज. हर गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ें उसका अर्थ जानने के लिए. रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड फाइंड आउट देयर आंसर्स इन द पैसेज. सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ें और तब उनका उत्तर ढूंढें. आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें. गिव द आंसर इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड. जिस टेंस में वो क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आंसर दें. गिव अ टाइटल, हेडिंग. टाइटल और हेडिंग दें. द टाइटल शुड सूट द मीनिंग ऑफ द पैसेज. और टाइटल जो है वो उस गद्यांश के मीनिंग को सार्थक करे. राइटिंग समरी, सब्सटेंस, जिस्ट, इट इज़ द 1/3 ऑफ द पेज. किसी भी चीज़ की समरी लिखना, उसका सार लिखना, ये 1/3 भाग होता है पैसेज का. नाउ सॉल्व पैसेजेस, जिनका यानी कि जिनका उत्तर हमारे पास है. पेरेंट्स शेड देयर स्वीट एंड ब्लड वाइल ब्रिंगिंग अस अप एंड गिविंग अस अ गुड लाइफ. जो माता पिता होते हैं वो अपना खून पसीना एक कर देते हैं हमें अच्छी ज़िंदगी देने में. दे इंश्योर दैट आर नीड्स आर मेट एंड हेल्प इन गिविंग अस अ गुड डायरेक्शन. वह ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हों और हमें एक अच्छी दिशा दिखाते हैं. एंड फाउंडेशन बाय एजुकेटिंग अस, हमें शिक्षा देकर. They take up a lot of responsibility during our childhood to make sure that we have a comfortable living and आर हैप्पी. हमारे बचपन से ही वो बहुत सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बीते और हम खुश रहें. वॉट वी रियली बिकम इन द फ्यूचर इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेज दैट दे मेक ऑल अलॉन्ग इन देयर लाइफ सो दैट वी केम अप वेल. जो भी हम फ्यूचर में बनते हैं वो सभी उनके त्याग और उनके समझौतों का ही रिजल्ट है कि हम कैसे ऊपर उभरते हैं. बट हाउ मैनी ऑफ अस एक्नॉलेज ऑल द ट्रबल. बट हम में से कितने ही इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं दैट दे टेक टू ब्रिंग अस अप. जो भी कष्ट उन्होंने सहे हैं हमें बड़ा करने में. एंड इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेसिप्रोकेटिंग द सेम केयर, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना सेम केयर एंड कंसर्न ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज. हम क्या उनकी उतनी केयर कर पाते हैं उनकी ओल्ड एज में. रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है. पेरेंट्स टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन. माता पिता बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बचपन में बच्चों की. इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका आंसर देना है. व्हाट वी रियली बिकम इन द फ्यूचर इज बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस. इन दिस सेंटेंस द वर्ड कॉम्प्रोमाइजेस मीन्स, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मीनिंग है इसको भी चुनना है इन ऑप्शंस में से. बट हाउ मैनी ऑफ अस एक्नॉलेज ऑल द ट्रबल दे टेक. बट हम में से कितने एक्नॉलेज करते हैं. इन दिस सेंटेंस द वर्ड एक्नॉलेज मीन्स, इस सेंटेंस में एक्नॉलेज का क्या मतलब है. द स्वेट एंड ब्लड ऑफ पेरेंट इज शेड. पेरेंट्स का जो खून पसीना है इसमें इन ऑर्डर क्यों है ये सेंटेंस को हमें पूरा करना है दिए गए ऑप्शंस में से. चिल्ड्रंस फ्यूचर डिपेंड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन. बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. इसके ऑप्शंस दिए गए हैं जो हमें चुनना है. Now some more examples are there. So this is the passage 1. I am reading it for you and then you have to find out the answers. Soil is the greatest natural resource. It provides food both for humans and animals. We get cereals, fruits, vegetables, beverages, fibers like cotton, jute, etc. ये soil पर पैसेज है जो कि soil एक natural resource है. ये food देता है humans को, animals को. हमें cereal, fruit, vegetable,
खाने पीने की चीज़ें, फाइबर, कॉटन, जूट सब मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस फ्यूल्स यानी कि जैसे पेट्रोल वगैरह ये सब, और नेचुरल गैस भी हमें सॉइल से मिलता है। These fuels are formed due to the pressure exerted by soil on dead and decaying plants and animals for thousands of years. Soil is the most important natural resource for the development of any country. किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए सॉइल बहुत अच्छा एक नेचुरल रिसोर्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट। अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है अलग अलग भागों में ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण सॉइल इरोजन इज़ द मेजर प्रॉब्लम नाउ अ डेज। आजकल सॉइल इरोजन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड पुअर फार्मिंग मेथड। ये होता है डिफॉरेस्टेशन, गाय भैंसों के द्वारा चर लिए जाने के द्वारा, एंड पुअर फार्मिंग मेथड, और बहुत ही बुरे फार्मिंग तरीकों के कारण। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, सो यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चंस आर लाइक, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड, व्हाट इज सॉइल। सो ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ। Passage 2. Electricity is generated in the power station and then taken to buildings by mains or supply cables. इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन में बनाया जाता है और फिर बिल्डिंग्स में लिए जाई जाती है पावर केबल्स के द्वारा। फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो अलॉन्ग द केबल्स इट मस्ट हैव अ सर्किट। केबल्स में फ्लो करने के लिए उसमें सर्किट होना चाहिए। द सर्किट मस्ट बी कंप्लीट, सर्किट पूरा होना चाहिए। एनी इंटरप्शन और ब्रेक वुड स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी रुकावट या कोई भी ब्रेक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकता है। द सर्किट इज फॉर्म्ड बाय द वायर्ड कंडक्टर्स इनसाइड द टेबल। सर्किट बनाया जाता है वायर्ड कंडक्टर के जो केबल के अंदर होती हैं। दीज वायर्स आर मेड ऑफ मेटल। ये जो तारें होती हैं ये मेटल से बनी होती हैं और ऑफन कॉपर, और कभी कॉपर से। एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि मेटल एक बहुत अच्छा कंडक्टर है बिजली का, इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली। ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली फ्लो करने के लिए। द कंडक्टर्स आर कवर्ड बाय अनदर मटेरियल। कंडक्टर्स दूसरे मटेरियल से बने जुड़े होते हैं, ढके होते हैं। काइंड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की तरह का होता है। विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और उसको इंसुलेटर कहते हैं। दिस इंसुलेटर स्टॉप्स द वायर फ्रॉम टचिंग। ये इंसुलेटर वायर्स को टच करने से रोकता है एंड प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द अर्थ, और इलेक्ट्रिसिटी को धरती में जाने से बचाता है। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग अलॉन्ग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो करती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर सेकेंड, और जो पर सेकेंड अमाउंट फ्लो करता है अलॉन्ग अ वायर इज मेजर्ड इन एम्पर्स। उसको मेजर करते हैं एम्पर्स में। द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फोर्स इज मेजर्ड इन वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसकी फोर्स को मेजर करते हैं वोल्ट में। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करते हैं वॉट्स में। 1000 वॉट मेक्स अ किलो वॉट। 1000 वॉट से 1 किलो वॉट बनता है। सो दिस वॉज द पैसेज। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चन। एक्चुअली यू नीड टू चूज द करेक्ट आंसर्स। नाउ पैसेज 3. Nearly 3000 years ago, there lived in Greece a very beautiful princess named Helen. 3000 साल पहले ग्रीस में एक प्रिंसेस रहती थी, हेलन। All the chiefs in Greece sought her hand in marriage. जितने भी प्रिंस थे सब उससे शादी करना चाहते थे। Her father feared that if he chose a particular chief as a husband for his daughter, all the other would become his enemies. उसके फादर को डर था कि यदि किसी एक को वो चुन लेते हैं तो बाकी के जितने भी सारे प्रिंस हैं वो उनके दुश्मन बन जाएंगे। So he sent out messengers to invite all the Greek chieftains to come to his kingdom. उन्होंने सबको बुलाया अपने किंगडम में। He wanted that Helen herself should choose her husband from them. वो चाहते थे कि हेलन खुद अपने हस्बैंड को चुने। Just as the old Rajput princesses choose their husband in a स्वयंवर, जैसे कि पुरानी राजकुमारियां अपना पति चुनती थी स्वयंवर में। On the appointed day, उस दिन many chieftains came from far and near. वो सब दूर दूर से और पास पास से आए। दे वोर ब्राइटली कलर्ड क्लोथ। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे। हेलन वॉज लेड इन टू द हॉल बाय हर फादर। हेलन हॉल में अपने पापा के द्वारा लाई गई। ही आस्क्ड द इन्वाइटीज टू रिस्पेक्ट हेलेन्स चॉइस। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वो हेलन की चॉइस का रिस्पेक्ट करें। ऑल द शेफ्टान्स विद वन वॉइस प्रॉमिस टू डू सो। सबने ये करने के लिए
प्रॉमिस करा। हेलन वेंट टू मेनेलॉस द किंग ऑफ स्पार्टा एंड टूक हिज हैंड। हेलन ने किंग ऑफ स्पार्टा का हाथ पकड़ा। देयर मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर। उनकी जो शादी थी वो बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत से हुई। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर एंड यू नीड टू चूज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम सभी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को करते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।